नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सैनी। आरएम एजुकेशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम क्या है धातु और अधातु। जिसका नाम क्या है धातु और अधातु। अपन कौन सा क्लास 10 का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? थर्ड चैप्टर, जिसका नाम क्या है धातु एवं अधातु। जिसका नाम क्या है धातु एवं अधातु। और अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन चाहिए तो आप आरएम एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन और नोट्स वहां पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये आज इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है। उसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? धातुओं के भौतिक गुण और अधातु के भौतिक गुण, ये पढ़ेंगे। उसके बाद और आगे के टॉपिक वो पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण। जैसे अपन अपने मनुष्य के अंदर कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, ऐसे ही धातु के अंदर क्या है गुण होते हैं। चमक, कठोरता, ये सब क्या है गुण है। आघात, वर्धनीयता, ये सब क्या है गुण है। तो अपन गुणों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है चमक। चमक इसका मतलब क्या होगा? धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की सतह चमकदार होती है कि नहीं होती? सबसे पहले फड्डी क्या रहे अपन? धातु के भौतिक गुण। तो चमक भी किसी होगी, धातु गुणों क्या होती है? चमकदार होती है। और सोना और चांदी, एग्जाम्पल क्या है? सोना और चांदी। उसके बाद कठोरता, उसके बाद क्या है कठोरता। सामान्यतः ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। सामान्यतः ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं? कठोर। कौन होते हैं कठोर? धातु। धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। उसके बाद क्या है? एग्जाम्पल क्या है? लोहा, तांबा, ये सब क्या है? कठोर ही हैं, कठोर। उसके बाद क्या है? एक अपवाद है। अपवाद, ये तीन अपवाद है। कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों क्या है? अपवाद है। ये तीनों क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। जबकि है क्या ये? धातु। उसके बाद भी क्या है? ये मुलायम होते हैं। और अपने यहाँ पे क्या पढ़ा? धातु कठोर होती है, पर ये तीनों क्या है? अपवाद हैं। और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों मुलायम होते हैं। और ये इतने मुलायम होते हैं इनको चाकू से आराम से काट सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं? इनको चाकू से आराम से काट सकते हैं, इतने मुलायम होते हैं ये। उसके बाद क्या है? रूप और अवस्था। रूप और अवस्था का मतलब क्या है कि जैसे कोई धातु है, वो कमरे के तापमान पर कौन सी अवस्था में रह सकती है, उसका मतलब क्या होता है? वो रूप और अवस्था। जैसे ही कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। कौन ठोस होते हैं? धातु ठोस होते हैं। कौन ठोस होते हैं? मेटल। उसके बाद क्या है? केवल इसमें भी क्या है? अपवाद है। ये क्या है? अपवाद। कौन अपवाद है? मरकरी। मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा। मरकरी को छोड़कर, मतलब मरकरी कौन सी अवस्था में रहती है? द्रव्य अवस्था में। कौन से टेम्परेचर पर? जो रूम के टेम्परेचर है ना, उसके ऊपर ये क्या रहती है? द्रव्य अवस्था में रहती है। जबकि रहना किस में चाहिए? रहना इसको चाहिए ठोस के अंदर। तो ये कौन सी अवस्था में रहती है? द्रव्य अवस्था में। इसका मतलब क्या है? ये भी अपवाद है एक। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? जैसे धातु उसको पीट पीट कर चादरें बनाई जाती है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। जैसे अधातुएं हैं। अधातुएं जैसे मान लो कार्बन है। कार्बन को मतलब एग्जाम्पल है तो कोयला। कोयला को जैसे पीटेंगे तो क्या होगा? बिखर जाएगा। ना कि वो मतलब पीट कर पीटेंगे तो पतली चादर में कन्वर्ट होएगा। कौन कन्वर्ट होएगा? ओनली धातुएं। ओनली कौन कन्वर्ट होएगी? ओनली धातु। एग्जाम्पल ले, जैसे लोहे की चादरें आती हैं, ये क्या है? आघात वर्धनीयता का एग्जाम्पल है। समझ में आया? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? धातुओं के भौतिक गुणों का मतलब, इसके बाद चार मतलब मुख्य बिंदु पढ़ लिए। तो उसके बाद पांचवा मुख्य बिंदु क्या है? तन्यता। तन्यता किसे बोलते हैं? तन्यता बोलेंगे धातुओं की पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। अब धातु की तार बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते? जैसे सिल्वर का तार है, कॉपर का तार है, ये बनाए जाते हैं कि नहीं बनाते? जैसे एक एग्जाम्पल में दे रखा है तांबे का तार। तो ये क्या है? तन्यता। तन्यता का गुण पाया जाता है किसके अंदर पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है धातु के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? धातु के अंदर। उसके बाद अगला मुख्य बिंदु क्या है? विद्युत एवं ऊष्मा के चालक। विद्युत एवं ऊष्मा के चालक। विद्युत व ऊष्मा के चालक का मतलब क्या है? कि जैसे मान लो सामान्यतः विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। कौन चालक होते हैं? धातु। कौन चालक होते हैं? मेटल। उसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या है? चांदी और तांबा। ये क्या है? विद्युत के चालक होते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर अपवाद है। यहाँ पर अपवाद कौन है? सीसा और पारा। सीसा और पारा ये क्या है? ऊष्मा क्या होते हैं? कुचालक। सीसा और पारा ऊष्मा क्या होते हैं? कुचालक। जब ये होने क्या चाहिए थे? सुचालक, पर होते क्या है? कुचालक। तो इसका मतलब क्या है? ये भी एक अपवाद है। उसके बाद क्या आता है? घनत्व। उसके बाद क्या आता है? घनत्व। घनत्व क्या? इसको क्या बोलते हैं? सामान्यतः घनत्व और गलनांक अधिक होता है किसका? धातु का। घनत्व और गलनांक किसका अधिक होता है? धातु का अधिक होता है। उसके बाद इसमें भी अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम होता है ना, उसका घनत्व क्या होता है? बिल्कुल कम होता है। इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। किसका घनत्व कम होता है? सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है। उसके बाद ये
ये हो गए। उसके बाद दो और मुख्य बिंदु हैं, वो कौन से हैं? ध्वनिक। ध्वनिक किसे बोलते हैं? जैसे मान लो धातु है, उसको टच करेंगे या कहीं मतलब कि उसको टकराएंगे तो क्या आवाज उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? आवाज को क्या बोलते हैं? ध्वनि। तो इसका मतलब धातु क्या होती है? ध्वनिक होते हैं। अब ये इसमें देखो क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? आवाज उत्पन्न करती हैं। करती है कि नहीं करती? करती हैं। इसका मतलब क्या है? ध्वनि है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या है? ध्वनिक है। उसके बाद क्या है? ऑक्साइड। अब ऑक्साइड क्या है? ये सेकंड चैप्टर के अंदर भी आया था। धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो लोग, धातु ऑक्साइड। यहाँ पर क्या है? धातु और बिंदु क्या है? ऑक्साइड। और धात्विक ऑक्साइड क्या है? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब कि बेसिक नेचर होता है किनका? धातु का। धातु क्या होता है? धातु का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक नेचर होता है। जबकि नॉन मेटल का कौन सा नेचर होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब कौन सा नेचर होता है? अम्लीय। वो एसिडिक होते हैं। वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। कौन? अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और अपन पढ़ रहे कौन से भी? धातु ऑक्साइड। तो ये क्या है? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब बेसिक नेचर होता है इनका। ठीक है। उसके बाद क्या? अगला क्या है? अगला है अधातुओं के भौतिक गुण। अब ये उनके उल्टे हैं। धातु है ना, उसकी धातु के गुणधर्म पढ़े थे पहले। अब क्या पढ़ेंगे? अधातु के गुणधर्म। अधातु के गुणधर्म में वही गुणधर्म है जो गुणधर्म दे चमक, कठोरता, रूप, आघात, वर्धनीयता। पर ये क्या है? उनके उल्टे हैं। उल्टे हैं तो ये मतलब जैसे मान लो चमक है। अब चमक इसके अंदर क्या है? इनके अंदर चमक नहीं होती। किन के अंदर नहीं होती? अधातु के अंदर। यहाँ पर क्या? अधातु की सतह पर चमकदार नहीं होती। अधातु की सतह होती है क्या? वो चमकदार नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है? कार्बन। फिर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी अपवाद है। इसके अंदर क्या है? अपवाद कौन है? आयोडीन। अपवाद कौन है? आयोडीन। ये क्या है? अपवाद है। लेकिन आयोडीन की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। आयोडीन की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। इसलिए क्या है? एक अपवाद है। और इसके बाद क्या है? कठोरता। कठोरता। अधातु कठोर नहीं होते। अधातु कठोर नहीं होते। अधातु क्या होते हैं? कठोर नहीं होते। जैसे कोयला है, कोयले के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन। ये क्या? कठोर नहीं होता। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। इसका अपवाद कौन है? हीरा। ये क्या है? अपवाद है। अपवाद है। ये भी क्या है? एक अपवाद है। लेकिन हीरा क्या होता है? कठोर होता है। सबसे कठोर मतलब हीरा क्या होता है? बहुत अधिक कठोर होता है। उसके बाद क्या है? रूप और अवस्था। अवस्था किसे बोलेंगे? जो जिस टेम्परेचर पर कौन सी अवस्था में रहे। तो टेम्परेचर यहाँ पर कौन सा लग रहा है? कमरे के टेम्परेचर पर धातु ठोस और गैसीय अवस्था में रहती है। अधातु है, सॉरी अधातु यहाँ पर कौन सी अवस्था में रहती है? ठोस और गैसीय अवस्था के अंदर। जबकि अभी इसके अंदर भी एक वो क्या है? ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन। वो अपवाद है। ये मतलब ये कि कौन सी अवस्था में रहता है? कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन कौन सी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? कौन सी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। उसके बाद क्या? आघात वर्धनीयता किसे बोलेंगे? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता बताया था, जो पीट कर चदरे बनाए जाते हैं, जो पीट कर जो मतलब उसको बढ़ा सके। अधातु के अंदर आघात वर्धनीयता नहीं होती है। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है, अधातु के अंदर आघात वर्धनीयता होती है क्या या नहीं होती? तो ये क्या है? आघात वर्धनीयता किसके अंदर नहीं होती? अधातु के अंदर। और धातु के अंदर क्या होती है? आघात वर्धनीयता होती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद अगला बिंदु है। अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु है तन्यता। तन्यता गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तो वो देखते हैं इसके अंदर तन्यता। अधातुओं की पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता। अधातुओं को पतली तार के रूप में बनाया नहीं जा सकता। जैसे कार्बन है, इनको कहाँ बनाया जाता है? ऐसे ही है विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत है, विद्युत व ऊष्मा के चालक। तो इसमें क्या है? विद्युत व ऊष्मा के कुछ चालक होते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है? अधातुओं के अंदर एक है ग्रेफाइट। ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। कौन? ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है कौन? ग्रेफाइट। उसके बाद क्या है? घनत्व। सामान्यतः घनत्व और गलनांक क्या होता है? कम होता है। किनका? अधातुओं का। घनत्व और क्या होता है? गलनांक क्या होता है? कम होता है। किनका? अधातुओं का। उसके बाद क्या है? ध्वनिक। ध्वनिक। अब अधातु क्या होते हैं? ध्वनिक उत्पन्न नहीं करते। जिनको कठोर सतह से टकराएंगे ना तो ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगी। कौन नहीं करेगी? अधातुएं। इसका मतलब क्या है? ध्वनिक नहीं है। और ऑक्साइड मैंने पहले बता दिया, अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, मतलब कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये मैंने पहले बता दिया है, सेकंड चैप्टर में बताया था मैंने। ये क्या है? अधात्विक ऑक्साइड हो क्या है? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब कि एसिडिक नेचर के होते हैं। कौन? अधात्विक ऑक्साइड। उसके बाद क्या है? धातुओं के रासायनिक गुण। पहले क्या पढ़े थे? भौतिक गुण पढ़े थे। अब क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अब रासायनिक गुण के अंदर पहला कौन सा है? धात्विक। पहला कौन सा है? पहला है धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। ये क्या है? धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। अभी देखते हैं ये क्या है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं?
धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती है। अब सर आप बोलोगे सर कि यहाँ पर ऑक्सीजन ही आपने क्यों लिया, यहाँ पर तो आप वायु बोल रहे थे, यहाँ पर आप वायु बोल रहे थे, यहाँ पर आप ऑक्सीजन ले रहे हो, जरूरी है ऑक्सीजन ही क्यों लिया। मैंने ऑक्सीजन इसलिए लिया कि जैसे मान लो वातावरण के अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होती है, कम क्रियाशील होती है, ये क्या होती है, कम क्रियाशील होती है। उसके बाद ज्यादा कौन सी होती है, ऑक्सीजन, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए यहाँ पर क्या लिया है, क्रियाशील होने के कारण ऑक्सीजन लिया है। यहाँ पर क्या लिया है, ऑक्सीजन। तो धात्विक ऑक्सीजन मतलब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर क्या लिया, धातु, उसके बाद क्या लिया यहाँ पर ऑक्सीजन, वायु की जगह क्या ले लिया यहाँ पर ऑक्सीजन, तो दोनों को मतलब यहाँ पर अभिक्रिया हुई, उसके बाद क्या बना, धात्विक ऑक्साइड। यही तो बताया था मैंने, यहाँ पर क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ये देखिए ये रहा, ये यहाँ पर क्या है, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल लें, यहाँ पर धातु की जगह क्या है, कॉपर, कॉपर एक धातु ही थे, तांबा, तो ये यहाँ पर क्या ले लिया, इसकी जगह कॉपर, उसके बाद ऑक्सीजन ले लिया, वायु की जगह क्या लिया था, ऑक्सीजन, और यह अभिक्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड है कि नहीं, ये है। उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम ले लिया, किसकी जगह, धातु की जगह एल्यूमिनियम ले लिया। उसके बाद ऑक्सीजन ले लिया वायु की जगह, ऑक्सीजन किसकी जगह ले लिया, वायु की जगह, और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बना कि नहीं बना, ये क्या बना, धातु ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये समझ में आ गया कौन सा है, धातु की वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं तब क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कौन सा है, सेकंड पॉइंट धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से भी करते हैं। सेकंड पॉइंट से पहले ये देखो एक बार, धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। जैसे कोई धातु है वो जल्दी से अभिक्रिया कर लेती है, कोई धातु जल्दी धीरे अभिक्रिया करती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो सोडियम है, यहाँ पर देखो आप, सोडियम, ये सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, और ये क्या है, वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। आकस्मिक मतलब ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। कौन होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। कौन, सोडियम और पोटेशियम। जिसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं। किनको रोकने के लिए, आग को रोकने के लिए, किन क्रिया न करे इसके लिए क्या अपन कहाँ रखते हैं, इनको केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं। केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। यही तो लिखा हुआ है, सोडियम और पोटेशियम को वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसको रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। आग पकड़ने से रोकने के लिए, मतलब आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा बिंदु है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और लेड, ये Pb। उसके बाद ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। मैंने बताया था कोई ज्यादा करेगा अभिक्रिया, कोई धीरे करेगा। यहाँ पर ये मैग्नीशियम, ये जिंक और Pb, ये सब क्या है, धीरे अभिक्रिया करते हैं। धीरे किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं, तब क्या करें, धीरे अभिक्रिया करते हैं। और ये क्या कर, धातुओं पर ऑक्साइड की परत छट जाती है। अभिक्रिया करके क्या करते हैं, धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं, धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ा लेते हैं ये। उसके बाद क्या है, लोहा। लोहा को क्या बोलते हैं, Fe। प्रतीक क्या होता है लोहे का, Fe। ये वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता। लोहा क्या होता है, जो लोहे का बड़ा टुकड़ा है उसको गर्म करोगे ना आप, तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। उसके बाद लोहे का चूर्ण, मतलब इसको पीसोगे ना आप, पीस करने के बाद जो मतलब छोटे छोटे कण रहेंगे, जो उसके बाद चूर्ण बनेगा, वो चूर्ण है ना, उसको ऊष्मा दोगे ना आप, तो लोहा जलने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब उसको पीसने पर तो क्या हुआ, मतलब जो चूर्ण रहेगा ना उसका, तब तो अभिक्रिया करेगा और जलने लगेगा। कौन, लोहा, Fe। और जब बड़ा टुकड़ा रहेगा उसको आप ऊष्मा दोगे तो क्या, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, Fe वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहा चूर्ण गर्म करने पर तेजी से अभिक्रिया कर जलने लगता है। यही तो मैंने बताया अभी। उसके बाद क्या है, कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत छट जाती है। ये क्या है, कॉपर है ना, वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या करता, मतलब कौन सी परत छट जाती है, काले रंग की परत छट जाती है। इस पर क्या, कौन सी परत छटती है, ब्लैक कलर की परत छट जाती है। उसके बाद क्या है, और चांदी और सोना है ना, ये वायु के साथ अभिक्रिया करते नहीं है। कौन नहीं करते वायु के साथ अभिक्रिया, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। चांदी और सोना क्या है, वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसके बाद ये फटी लिया, Ag, यहाँ पर चांदी है, यहाँ पर Au सोना है, ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या करते हैं, वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है उभयधर्मी। उभयधर्मी किसे बोलते हैं, अब उभयधर्मी किसे बोलेंगे, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं।
किसके साथ, अम्ल व क्षारक के साथ, दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में क्या बनाते हैं, जल व लवण। उत्पाद में क्या बनाएंगे, वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में क्या बनाएंगे, जल व लवण, तो वो क्या कहलाएंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जाम्पल लिए यहाँ पर वे धातु ऑक्साइड, यहाँ पर धातु और धातु है ही, ऑक्साइड है ही, उसके बाद अम्ल, यहाँ पर अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया, अम्ल, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों के साथ अभिक्रिया करवाए तो क्या बनता है, ये देखो यहाँ पर, ये तो क्या है, लवण, ये क्या है, लवण, और ये क्या है, H2O मतलब जल। तो यही तो चाहिए था, यहाँ पर उत्पाद के अंदर क्या चाहिए था हमको, ये है लवण और जल, तो H2O, और यहाँ पर लवण की जगह क्या बना है, AlCl3, ये क्या है, एक लवण है। उसके बाद अपन धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, क्षारक के साथ, तो ये है धातु, ये क्या है, ऑक्साइड, ये धातु एल्यूमिनियम, ये क्या है, ऑक्साइड। उसके बाद क्या है, ये क्या है, NaOH, ये क्षार भी है और क्षारक भी है। और ये मैंने सेकंड चैप्टर के अंदर बताया था क्षारक क्या होता है और क्षार क्या होता है। मैंने क्या बताया था, क्षार और क्षारक में क्या होता है, अंतर होता है, क्षारक। तो ये क्या है, ये दोनों है, ये क्या है, दोनों है, ये क्या है, NaOH क्या है, दोनों है। तो इसका मतलब ये क्या है, क्षारक है, क्षारक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, क्षारक, तो क्या है, क्षारक लिख लिया। उसके बाद अभिक्रिया हुई वायु के साथ, अभिक्रिया, और अभिक्रिया हुई इसके अंदर, अभिक्रिया हुई तो क्या बनेगा, लवण, ये क्या है, लवण, ये लवण है। उसके बाद ये क्या है, जल, तो यही तो उत्पाद में यही तो चाहिए था अपन को, क्या चाहिए था, उत्पाद में जल और लवण, ये बन गया। उसे क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे बोलते हैं, तो धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल और क्षार के साथ करवा दे तो क्या बने, उत्पाद के अंदर लवण व जल बने, तो उसे क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट, ये समझ में आ गया है आपको। उसके बाद क्या है, उसके बाद है धातुओं की रासायनिक गुणधर्म के साथ अभिक्रिया। पर ये इसमें कौन सा पढ़ रहे थे, ये तो अपन शुरू में पढ़ रहे थे, इसके अंदर पहला टॉपिक पढ़ लिया, वो किसके साथ अभिक्रिया करवाई, वायु के साथ अभिक्रिया करवाई। अब किसके साथ करवा रहे हैं, धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवा रहे हैं, किसके साथ, वाटर के साथ करवा रहे हैं। अब पहले किसके साथ करवाई थी, वायु के साथ, ध्यान रखना है, पहले वायु के साथ करवाई थी, अब वाटर के साथ करवा रहे हैं। तो वाटर के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर धातु है, धातु धातु, उसके बाद क्या है, जल, उसके बाद क्या है, जल, तो अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर क्या है, धातु ऑक्साइड, या तो धातु ऑक्साइड बनेगा या फिर क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, और और क्या निकलेगी साथ में, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगी साथ में, हाइड्रोजन गैस। एक चीज बताऊं आपको, ये हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, जब कोई तत्व है अधिक क्रियाशील होगा तब क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद धातु ऑक्साइड कब बनेगा, जब कम क्रियाशील तत्व होगा तब बनेगा क्या, धातु ऑक्साइड। ऐसे धातु ऑक्साइड प्लस जल, धातु ऑक्साइड प्लस जल अभिक्रिया करवाए तो क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या लिया है, Na, और यहाँ पर क्या लिया है, H2O। अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, यहाँ पर बना क्या, NaOH, ये NaOH, और ये क्या बना, H2O। क्या बना, NaOH और H2O। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या निकला साथ के अंदर, हाइड्रोजन गैस। निकली कि नहीं निकली, निकली। उसके बाद क्या है, कैल्शियम, उसके बाद उसके साथ किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जल के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर क्या लिख रखा है, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसकी, धातु की जगह यहाँ पर क्या है, कैल्शियम, इसमें क्या था, सोडियम, यहाँ पर जल रखा, अभिक्रिया हुई तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकली, ये हाइड्रोजन गैस निकली। तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, अधिक क्रियाशील है, ये धातु क्या है, अधिक क्रियाशील है। उसके बाद क्या आता है, लोहा तो ये इसके साथ H2O के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, लोहा ऑक्साइड, और ये क्या बना, 4H2, मतलब कि हाइड्रोजन गैस निकली। ये क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये क्या है, ये क्या बना, ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बना यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन रहे थे, धातु हाइड्रोक्साइड। ये समझ में आ गया ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट से पहले क्या है, अलग अलग धातु, जैसे अलग अलग वायु के साथ अलग अलग, कोई धीरे कर रही थी वायु के साथ, कोई अभिक्रिया कोई तेज कर रही थी, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, अलग अलग धातु जल के साथ अलग अलग अवस्था के अंदर अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर अवस्था क्या है, यहाँ पर जल है, कोई ठंडे के साथ अभिक्रिया करेगी, कोई गर्म के साथ अभिक्रिया करेगी। वहां पर क्या थी, वायु, इसलिए कोई जल्दी कर रही थी, कोई धीरे कर रही थी। यहाँ पर क्या है, जल, तो जल क्या है, कभी ठंडा है तो उसके साथ अलग अभिक्रिया होगी, कोई गर्म है उसके साथ अलग कोई अलग अभिक्रिया करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन किसके साथ अभिक्रिया मतलब कब करेगा। अब यहाँ पर क्या है, Na सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ करता है, कोल्ड वाटर के साथ अभिक्रिया कौन करता है, मतलब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कौन करता है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम।
कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कौन करता है? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। उसके बाद क्या है? एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक, ये क्या है? जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब वाष्प में होगा तब अभिक्रिया कौन करेगा? एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक। कौन करेगा? एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक। उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ये क्या है? मैग्नीशियम क्या है? हॉट वाटर के साथ अभिक्रिया करता है। कौन करता है? मैग्नीशियम। ये गर्म जल के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है। उसके बाद क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया करने के बाद क्या है? जल की सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि वो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाती है। उत्पन्न जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या है कि वो उत्पन्न और हाइड्रोजन, लास्ट में मैंने बताया था ना अभिक्रिया के अंदर, लास्ट के अंदर हाइड्रोजन गैस निकल रही थी H2, तो उसके बाद क्या है? उत्पन्न हाइड्रोजन गैस होती है वो बुलबुलों के रूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाती है। क्या करती है? सतह पर चिपक जाती है। तो क्या है कि वो इसके कारण क्या हो जाते हैं? वो सतह के ऊपर आ जाते हैं। क्या जाते हैं? सतह के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद क्या है? सोना, चांदी और कॉपर और लेड, ये क्या है? जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कौन? Au, Ag, Cu और Pb, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कौन कौन नहीं करता? Au, Ag, Cu और Pb। Au, Ag, Cu और Pb ये जल के साथ मतलब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। उसके बाद धातु के रासायनिक गुणधर्म के अंदर तीसरा टॉपिक का नाम क्या है? मतलब इसके अंदर किसके साथ अभिक्रिया होगी? धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु किसके साथ अभिक्रिया होगी? अम्ल के साथ। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? ये तनु अम्ल। यहाँ पर क्या दे रखा है? ये तनु अम्ल। अब तनु अम्ल किसे बोलते हैं? तनु अम्ल किसे बोलेंगे? मैंने आपको सेकंड चैप्टर के अंदर बताया। तनु अम्ल किसे बोलेंगे? जिसके अंदर वाटर क्या हो, जिसके अंदर पानी क्या हो, पानी तो हो क्या? पानी तो क्या हो? ज्यादा। और अम्ल क्या हो? एसिड क्या हो? कम। और सांद्र अम्ल किसे बोलेंगे? सांद्र अम्ल किसे बोलेंगे? जिसके अंदर वाटर क्या हो? कम और एसिड क्या हो? ज्यादा। एसिड क्या हो? ज्यादा। तो यहाँ पर क्या है? तनु अम्ल लिया है। यहाँ पर कौन सा अम्ल लिया है? यहाँ पर कौन सा अम्ल लिया है? तनु अम्ल। तनु अम्ल के अंदर क्या होता है? वाटर ज्यादा और एसिड कम। और सांद्र अम्ल होता है यहाँ पर क्या होता है? वाटर कम और एसिड ज्यादा। ये समझ में आ गया ना? सांद्र क्या होता है, तनु क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा लिया? सांद्र अम्ल। यहाँ पर कौन सा लिया है? तनु अम्ल। सॉरी, यहाँ पर कौन सा लिया है? तनु अम्ल। तो यहाँ पर धातु की अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ करते हैं, क्या बनाता है? लवण व हाइड्रोजन गैस निकालता है। लवण व हाइड्रोजन गैस निकालता है। ऐसे एग्जाम्पल में धातु की जगह क्या ले लिया? लोहा। और यहाँ पर तनु अम्ल की जगह क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये आपको 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर ये 6 दिख रहे हैं। ये क्या है? ये अभिक्रिया क्या है? संतुलित हुई है। मैंने आपको दूसरे चैप्टर के अंदर समझा दी है। उसके बाद क्या है? फेरस, ये मतलब कि लोहा और ये तनु अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाए? लवण। ये क्या है? लवण है। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। यही तो बनाना था। उसके बाद यहाँ पर एल्यूमिनियम ले लिया धातु की जगह, और यहाँ पर क्या ले लिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तनु अम्ल है। उसके बाद क्या बना? मतलब कि ये बना लवण। ये क्या बना? लवण। और उसके बाद क्या बना? हाइड्रोजन गैस। तो यही तो बनानी थी उसको। धातु के साथ अम्ल के साथ, अब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण व हाइड्रोजन गैस निकलती है। लवण व हाइड्रोजन गैस निकलती है। किसके साथ अभिक्रिया कराने पर? धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या निकलता है? लवण व हाइड्रोजन गैस। लवण व हाइड्रोजन गैस। उसके बाद क्या है? उसके बाद है क्या है? धातुओं की अन्य लवणों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की किसके साथ अभिक्रिया? अन्य लवणों के साथ अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? धातु, यहाँ पर ए क्या है? धातु। और बी क्या है? लवण विलयन। ये क्या बनाएंगे? लवण विलयन प्लस धातु। लवण विलयन प्लस धातु। अब यहाँ पर क्या है? इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या है? लोहा। यहाँ पर क्या है? लोहा। ये क्या है? अधिक क्रियाशील है। ये लोहा क्या होता है? अधिक क्रियाशील। किससे? कॉपर के कंपैरिजन में क्या होता है? ये अधिक क्रियाशील होता है। कौन? लोहा। ये कम क्रियाशील होता है इससे, इसके कंपैरिजन में। और ये क्या होता है? अधिक क्रियाशील। समझ में आ गया? कौन? इसमें क्या बताया मैंने? Fe होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। किससे? लोहा। इससे कॉपर से। ये कॉपर क्या होता है? कम क्रियाशील। तो यहाँ पर क्या है? देखो, लोहा है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्या करता है? मतलब ये जो अधिक क्रियाशील होता है ना, यहाँ पर क्या है कि जो अधिक क्रियाशील होएगा वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा। विस्थापित का मतलब क्या होता है? हटाना। तो यहाँ पर हटाएगा। ये लोहा है। यहाँ पर क्या है? लोहा। और यहाँ पर क्या है? कॉपर। यहाँ सल्फेट के साथ कौन है? कॉपर है। सल्फेट के साथ कौन है? कॉपर है। यहाँ पर सल्फेट के साथ कौन है? कॉपर है। तो यहाँ पर ये तो क्या है? कम क्रियाशील, या अधिक क्रियाशील। तो यहाँ पर क्या बना? देखो, अभिक्रिया हुई
अभिक्रिया होने के बाद ये लोहा है ना किसके साथ आ गया, सल्फेट के साथ आ गया, आया कि नहीं आया, यहाँ पर आ गया ना ये, तो ये सल्फेट के साथ आया। इसका मतलब क्या है, ये किसको विस्थापित किया, यहाँ पर कौन था, कॉपर था, ये क्या कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। और कॉपर यहाँ कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित करने का मतलब हटा देते हैं, हटाएंगे तो यहाँ पर सल्फेट की जगह मतलब सल्फेट के पास में पहले कॉपर था, अब क्या आ गया, लोहा आ गया। तो ये क्या है, सक्रियता श्रेणी। अभी आपको सर आपको तो ये आप ऐसे बोलोगे सर आपको तो ये याद होएगा कि ये ज़्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है? तो उसके लिए क्या है कि मैं एक सारणी लेके आया हूँ, उस सारणी को याद करना है। अब उसके बाद क्या है, वो सारणी है। अब इधर देखो आप, सक्रियता श्रेणी किसे बोलेंगे, वह सारणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। मतलब कि धातु की क्रियाशीलता मतलब कौन कितनी क्रियाशील है, कौन कितनी क्रियाशील है, उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर इधर देखो आप, यहाँ पर क्या है, अधिक क्रियाशील धातु ऊपर है, तो यहाँ पर नीचे आने पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या, क्रियाशीलता का क्रम। यहाँ पर नीचे आने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर मध्यम है, यहाँ पर कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, पोटेशियम क्या है, यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील है। और यहाँ पर क्या है, एयू, नीचे नीचे क्या है, एयू, नीचे नीचे क्या है, एयू। तो ये है सबसे क्या है, कम क्रियाशील है। एयू क्या बोलते हैं, गोल्ड या सोना। एयू को क्या बोलते हैं, गोल्ड या सोना। ये सबसे कम क्रियाशील क्या है, गोल्ड। सबसे कम क्रियाशील कौन है, गोल्ड। और सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम किसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे। पोटेशियम को किसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे। उसके बाद क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील क्या है, पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक। लोहा क्या है, मध्यम क्रियाशील होता है। उसके बाद नीचे लोहा से कम क्रियाशील पीबी, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद क्या है, एयू। सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, एयू। तो ये कौन किसको विस्थापित करेगा, ये समझ में आ गया ना। जैसे मान लो आपको दो तत्व दे दे, कौन से, एक तो दे दे मान लो एल्यूमिनियम, एक तो दे एल्यूमिनियम, और एक दे दे मरकरी, एक दे दे मरकरी। तो कौन किसको विस्थापित करेगा, ये ज्यादा क्रियाशील है। कौन ज्यादा क्रियाशील है, ये। और ये क्या है, कम क्रियाशील है। ये क्या है, कम क्रियाशील। तो ये इसको विस्थापित कर देगा। ये समझ में आ गया, कौन किसको विस्थापित करेगा। ये तो ऊपर आता है, ऊपर मैंने क्या है, ऊपर क्या है, ज्यादा क्रियाशील, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मैंने एल्यूमिनियम लिया है। एल्यूमिनियम कहाँ पर है, एल्यूमिनियम ये रहा। उसके बाद क्या है, मरकरी, मरकरी कहाँ पर है, ये रही Hg। तो ये फिर क्या है, मरकरी या इसको और क्या बोलते हैं, पारा। तो ये क्या है, कम क्रियाशील। तो ये अधिक क्रियाशील क्या कर देगा, कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा। आया समझ में। अब इसको याद करना है आपको, और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार ले लिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अब क्या है, पहले तो धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे, धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया कर रहे थे, धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे। अब किसी साथ करवा रहे हैं, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो तत्वों को अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष या पूर्ण करने में की प्रवृत्ति। तत्वों को अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति क्या के रूप में क्या समझ सकते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि इसमें मान लो सोडियम है, कितने पे आता है, 11 पे आता है। सोडियम कितने पे आता है, 11 पे। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम कितने पे आता है, 11 पे। मतलब इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। तो अब ये क्या है, यहाँ पर K, L, M, ये क्या है, कक्षक है। कक्षक क्या है, कोष बोलते हैं इनको। तो इनके अंदर कौन कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसके अंदर 2, इनके अंदर 8, इनके अंदर 8। ऐसे ही कक्षक K, L, M, N, O, P, Q ऐसे आगे कक्षक होते हैं। अब सर आप मेरे को तो समझ में नहीं आया, मैंने पहले बता दिया था, एक बार वापस से बता रहा हूँ। इधर देखो, ऐसे ही इधर देखो, यहाँ पर इधर देखो, ये क्या है, ये क्या है, नाभिक। उसके बाद चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर किन में लगाते हैं, कक्षकों के अंदर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये K, L, M, ये क्या है, कक्षाएं हैं। क्या K, L, M क्या है, यहाँ पर कक्षाएं, K, L, M, ये क्या है, कक्षाएं हैं। ये K, L, M क्या है, कक्षाएं। अब इनके अंदर मैंने क्या बोला, K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। इसके अंदर 8, इसके अंदर 8, इसके अंदर भी क्या है, 8, इसके अंदर 8, और इसके अंदर कितने भर सकते हैं, 2। तो ये समझ में आया। तो सबसे पहले क्या है, नाभिक बना दिया। उसके बाद 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, ठीक है।
उसके बाद इलेक्ट्रॉन बनना है। अब इलेक्ट्रॉन में इस कक्षों का मतलब 2 8 8 इनका मतलब क्या है, जब इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे ना, किसके अंदर, फर्स्ट कक्षक के अंदर। फर्स्ट कक्षक कौन सा है, के, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो ये क्या है, स्थायी हो जाएगा। ये स्थायी कब होंगे, या तो पूरे खाली होंगे तब स्थायी, या फिर पूरे भरेंगे इलेक्ट्रॉन तब स्थायी होंगे। जैसे मान लो कि कोई बॉल है, जो मतलब बॉल है, जैसे मान लो 8 बॉल है, 8 बॉल है, 8 बॉल है, 8 बॉल को 8 क्या है बॉल, तो इनको क्या है कि एक कमरे के अंदर रखना है, कमरे के अंदर रख दिया, इनको कमरे के अंदर रख दिया, ये लो 2 2 4 2 6 7 8, इनको क्या कर दिया, कमरे के अंदर रख दिया। तो अब क्या है कि ये क्या, हम कमरे के अंदर रखेंगे, पूरे कमरा क्या है, भर गया, ये भर गया, तो इसका मतलब क्या है कि हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या है, स्थायी हो गई। इसका मतलब क्या है, ऐसे ही क्या है, यहाँ पर कक्षक होते हैं, इन कक्षकों के अंदर क्या है कि पहले कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे के अंदर क्या आएंगे 8, तीसरे के अंदर भी क्या आएंगे 8। ऐसे क्या है कि दो अगर इसके अंदर पहले कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो स्थायी हो जाएगा, ऐसे इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो स्थायी हो जाएगा। या फिर त्याग, तब मतलब पूरा त्याग दे तो कक्षक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तब स्थायी होएगा। तो कौन सी मतलब कौन सी कंडीशन में स्थायी होगा, या तो पूरा त्याग है, या फिर वो मतलब कि पूरा भरे यहाँ पर। तो सबसे पहले अब इसको यहाँ पर क्या लिया अपन, सोडियम। अब सोडियम स्थायी रहे, कैसे स्थायी होएगा देखते इधर। अब आपने सुना होगा सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आपने सुना होगा सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। ये क्यों होता है अभी बताता हूँ मैं आपको। इधर देखो, आप ध्यान से इधर देखो। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अपन सोडियम। सोडियम कितने पे आता है, 11 पे आता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना आता है, 11। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 हैं। तो सबसे पहले को उसमें कितने भरे, 2। अब 2 ही क्यों भरे, मैंने बता दिया कि के अंदर कितने भरेंगे, 2, ठीक है। उसके बाद दूसरे में कितने भरे, 8, तो दूसरे में कितने भरेंगे 8, 2 2 4 6 7 और ये 8 बार दिए ना, तो ये क्या है 8। तो अब एक बार बताओ मेरे को, सबसे पहले हम कितने भरे 2, उसके बाद कितने भरे 8, उसके बाद कितने भरे 8, तो कितने हुए 10। अपन को चाहिए थे बनने कितने थे, 11। अपन को कितने बनने थे, 11 बनने थे। तो ये कितने भरे हैं 8, तो यहाँ पर 8 भरे, तो 8 और कितने भरे हैं 2, पहले के अंदर 2, तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल 10। टोटल कितने हो गए 10, टोटल कितने हो गए यहाँ पर 10 हो गए, 10 हो गए। अपन को बनने कितने थे 11। तो अब अगले में भरेंगे, अगले में एक, इसके अंदर बनने कितने चाहिए थे 8, और ये भरे कितने 1। इसका मतलब क्या है, ये स्थायी नहीं होगा, या तो पूरा त्यागे तब स्थायी होगा, या पूरे मतलब स्थायी कब होगा, या तो 7 ले तब स्थायी होगा, या 1 त्यागे तब स्थायी होगा। यहाँ पर क्या है कि अब एक चीज बताओ मेरे को, आपको ऐसे बोले कि इधर 7 पत्थर है और इधर 1 पत्थर है, तो यहाँ पर 1 पत्थर को आपको ऐसे बोले कि इसको रख के आना है, और या फिर 7 पत्थर को अंदर लेके आना है। तो आपको सरल काम कौन सा लगेगा, ये इधर 1 पत्थर त्याग मतलब फेंक के आना, तो 1 पत्थर रख के आना वाला। तो यहाँ पर ऐसे ही क्या है कि सरल काम यहाँ पर कौन सा रहेगा, या तो 1 त्यागे या फिर 7 ले, 7 लेगा तब तो 8 हो जाएंगे, तब स्थायी हो जाएगा। या फिर 1 त्यागेगा तब तो क्या कि ये खाली हो जाएगा, तो ये स्थायी वैसे रहेगा। अब खाली का मतलब क्या है, यहाँ पर बॉल मैंने भरी थी ना, अब इसके अंदर 8 के 8 निकाल दे तब तो क्या होगा, स्थायी हो जाएगा। अब 8 इसके अंदर कुछ ही नहीं रहेगा तो स्थायी वैसे है। कौन ही लेगा डुलेगा, जब कोई कुछ होएगा तभी लेगा ना। ऐसे ही क्या है कि 5 बॉल रखेंगे तो ही लेंगी, क्योंकि जगह बचेगी, इधर बीच के अंदर जगह बचेगी, जगह बचेगी तो हिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि स्थायी नहीं होएगा। तो इसको तो अपन स्थायी 2 ही कंडीशन में हो सकता है, या तो पूरा खाली या फिर पूरा भरा हुआ हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके अंदर सरल काम कौन सा है, मतलब कि सरल काम है 1 को त्यागना। अब एक चीज और बताऊँ आपको मैं, कोई चीज को मतलब कि लेते ग्रहण करेगा ना, ग्रहण करने पर क्या आता है माइनस, और त्यागने पर क्या आता है प्लस। ये चीज याद रखनी है आपको, ग्रहण करने पर क्या आएगा प्लस, और त्यागने पर क्या आएगा, मतलब ग्रहण करने पर क्या आएगा माइनस, और त्यागने पर क्या आएगा प्लस। ये दोनों चीजें क्या है इंपॉर्टेंट, ये याद रख लो आप इतना सा, उसके बाद सब सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद देखो इधर यह क्या कर रहा है, 1 को त्याग रहा है, क्योंकि त्याग रहा क्यों है, क्योंकि या तो 7 लेना पड़ेगा इसको, या फिर 1 त्यागना पड़ेगा। तो कौन सा काम सरल रहेगा इसके लिए, एक त्यागना, ये 1 को त्यागेगा तो क्या होगा, मैंने क्या बोला, त्यागने पर क्या आएगा प्लस। ये क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल किसका लिया था, सोडियम का, NaCl Na पे क्या आता है प्लस। समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या है, धातु है, ये क्या है धातु, यहाँ पर क्या है धातु Na, इसलिए तो क्या है धातु में सब पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये पता चल गया ना क्यों पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, अब मैंने एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपको। मैंने क्या बताया था, क्लोरीन। क्लोरीन कितने पे आता है, 17 पे आता है। क्लोरीन कितने, परमाणु क्रमांक कितना होता है क्लोरीन का, 17। अब ये 17 मतलब आपको 1 से 30 तक याद करके रखने हैं।
1 से 30 तक। तो ये क्या है कि तब से हम क्लोरीन कितने पे आता है, 17 पे आता है। 17 पे आता है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले भरेंगे, भरे यहाँ पर पहले के अंदर कितने भरा, 2 भरे, पहले के अंदर कितने भरे, 2, पहले के अंदर 2 भर दिए। उसके बाद क्या, दूसरे के अंदर कितने भरे, 8 भर दिए, 8 भरे। उसके बाद 2 और 8 कितने होते हैं, 10, 2 और 8 कितने होते हैं, 10। उसके बाद क्लोरीन कितने पे आता है, 17 पे आता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 8 10 तो भर ही दिए, 10 तो भर ही दिए। उसके बाद बने और कितने बने, 7 बने। 10 और 7 कितने होते हैं, 17 होते हैं, 17 होते हैं। तो उसके बाद क्या है, इसमें 7 भरेंगे, 7 भरेंगे, 2 2 4 2 6 और 7 भर दिए। अब एक चीज बताओ, मैंने वो पत्थर वाला एग्जांपल दिया था, या तो 7 मतलब कि 7 को क्या करना है, या तो लेना है या 1 को त्यागना है। तो कौन सा काम करेंगे अपन, या तो मतलब यहाँ पर उल्टा है उसका, यहाँ पर क्या है, 1 तो लेना है या 7 को रख के आना है। तो यहाँ पर कौन सा काम करेंगे, 1 लेने का कार्य करेंगे, 1 क्या करेंगे, लेने का कार्य करेंगे। अब कोई चीज को लेते हैं तब क्या आता है, कोई चीज को लेते हैं तब क्या आता है, माइनस। मैंने पहले ही बता दिया, ये चीज तो आपको याद रखनी है, लेंगे तब क्या आएगा, माइनस। यहाँ पर क्या है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पर क्या है, 8 हो जाएंगे। तो ये क्या वैसे स्थायी हो जाएगा, स्थायी होएगा कि नहीं होगा, होएगा। ये आ गया सर समझ में। उसके बाद क्या है कि अब मतलब क्या, ये क्या है, ग्रहण किया है, ये क्या किया है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक क्या ग्रहण किया है, एक ग्रहण किया कि नहीं किया, तभी तो क्या हुई, 8 हुए। नहीं पहले 17 थे, 17 मतलब पहले 2 भरे, फिर 8 भरे, फिर 7 भरे, 7 भरे तो कितने हुए, 17 हुए। तो 1 और लिया तो कितने हो गए, 18 हो गए। 18 मतलब कि 18 हो गए। तो इसका मतलब कि 18 पे क्या होएगा, स्थायी होएगा, क्योंकि 2 और 8 और 2 फिर 8 कितने हुए, 10। उसके बाद क्या है, 18 हो गए। नहीं, ये कितने हुए, 18, ये कितने हुए, 18। तो यहाँ पर 18 पे क्या हो, यहाँ पर भी 18 हो गए। तो ये क्या हो गया, स्थायी हो गया, ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो अब क्या है, इधर की मैंने क्या बोला था, लेने पर क्या आता है, माइनस, लेने पर क्या आता है, माइनस। तो या इसके ऊपर इसलिए तो क्या होता है, क्लोरीन पे क्या आता है, हमेशा माइनस चार्ज आता है। क्लोरीन पे क्या आता है, हमेशा माइनस चार्ज आता है। तो समझ में आ गया, क्लोरीन क्या है, वैसे अधातु है, तो इसके ऊपर क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। और धातु के ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज। धातु के ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर क्या आता है, माइनस चार्ज। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया ना कि Na के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया, और Na के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया, और धातु के मतलब ये क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज क्यों आया। समझ में आ गया ना। ये क्या होता है, पॉजिटिव, ये क्या होता है, नेगेटिव। ये एनोड, ये क्या होते हैं, ये क्या होता है, क्लोरीन क्या होता है, एनोड, और ये क्या होता है, कैथोड। इसमें क्या कौन सा होता है, कैथोड होता है। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आ गया ना, संयोजकता कोष पूर्ण करने की प्रवृत्ति। उसके बाद उसके रूप में समझ सकते हैं, समझ लिया। उसके बाद क्या, धातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर क्या आता है, धन आयन। मैंने पहले बता दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तब क्या आएगा, धन आयन। इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर क्या आएगा, धन आयन आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और मैंने अधातु से जब क्या है, धातु संयोजकता मतलब धातु होगी तब क्या आएगा, धातु पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, वो त्यागेंगे इलेक्ट्रॉन को, त्यागेंगे तो क्या, त्यागने पर क्या आता है, प्लस। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर क्या लेंगे, अधातु संयुक्त कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। अब ग्रहण करने पर क्या आता है, ऋण आयन। मैंने पहले बता दिया था, ग्रहण करने पर क्या आएगा, ऋण आयन। ऐसे बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। तो यहाँ पर ग्रहण करने पर क्या आएगा, ऋण आयन आएगा। ऋण आयन आएगा तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज हो गया। ये क्या हो गया, नेगेटिव। इसलिए तो क्या है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन पे क्या आया था, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्यों वो ग्रहण किया था, इसलिए ग्रहण करने पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आता है। और त्यागने पर क्या आता है, एन क्या था, त्यागा था, उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। अब जैसे मान लो एग्जांपल, नमक का फॉर्मूला सुना होगा आपने, NaCl। इसके ऊपर Na के ऊपर अभी पढ़ा था, प्लस चार्ज होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, और क्या हो जाता है, स्थायी हो जाते हैं। ये क्या बनता है, NaCl बन जाता है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, जिससे इसको क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। अब आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, कौन से, धनायन और ऋणायन। कौन से, धनायन और ऋणायन। तो ये क्या है, आयन, आयनिक समझ में आ गया ना। आयनिक यौगिक कहते हैं, आयनिक यौगिक क्यों करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर आयन पाए जाते हैं। आयन कौन से, धनायन और ऋणायन, 2 प्रकार के तो होते हैं। तो ये समझ में आ गया ना ये चीजें। धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, तब धात्विक अधातुओं के साथ अभिक्रिया करवाए तब क्या होगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, ये सारणी समझ में आ गया आपको, ये सारणी समझ में आ गया ना, कौन कितना सक्रिय है, कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। उसके बाद क्या पढ़ा, धातुओं की रासायनिक गुणधर्म, ये पढ़े थे, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, ये धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, ये अलग अलग धातु जल अलग अलग अवस्था में अंदर अभिक्रिया करते हैं, कोई ठंडे जल के अंदर करेगी, कोई गर्म जल के अंदर करेगी, ऐसे बता ही दिया था। उसके बाद क्या पढ़ा था, जल के साथ अभिक्रिया पढ़ी ली थी।
उसके बाद क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड बताई देते, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जल व लवण। याद रखना, जल व लवण बनाते हैं, वाटर और लवण, वाटर और लवण। उसके बाद क्या है, उसके पहले क्या पढ़ा था, धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया पड़ी थी, जो कोई वायु के साथ कोई। अब उसके बाद यहाँ पर क्या, ये क्या है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं, कोई जल्दी करती है कोई कम करती है। ऐसे सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल के अंदर रखे जाते हैं, क्योंकि ये जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो इसको आग पकड़ने से बचाने के लिए किसके अंदर रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। ऐसे अधातु के बहुत एक गुण पढ़ लेते हैं, ऐसे धातु के बहुत एक गुण पढ़ लिए थे। ये समझ में आ गया, तन्यता, विद्युत ऊष्मा चालक, घनत्व, ध्वनिक, ऑक्साइड, ये समझ में आ गया ना सब। इसके बाद इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल में कमेंट करके बताएं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।